Have a very beautiful day to all of you dear students. हमारा इतिहास और नागरिक जीवन पाठ 10 जिसका शीर्षक है अकबर का युग 1556 से 1605 ईस्वी, जिसका अध्ययन कार्य मैंने 2 भागों में बनाया था। कल के वीडियो में भाग 1 और आज की वीडियो में भाग 2 का अध्ययन कराने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के विचार पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। डियर स्टूडेंट्स, डर हमेशा आपको एक कैदी बना के रखेगा, जबकि खुले विचार आपको एक बादशाह बना के रखेंगे। इसी ऊर्जावान विचार के साथ अधूरे कार्य को आगे बढ़ाते हुए मैं शुरू करने जा रही हूँ इस पाठ का अध्ययन कार्य, जहाँ से मैंने कल छोड़ा था। अकबर द्वारा निश्चित प्रशासनिक ढांचा आने वाले मुगलों के प्रशासनिक ढांचे का आधार बना। आज भी उत्तर प्रदेश में कई पदनाम व प्रशासनिक क्षेत्र इन नामों से जाने जाते हैं। अकबरकालीन सिक्के आप देख सकते हैं चित्र में, अकबरकालीन सोने का सिक्का और अकबरकालीन चौकोर चांदी का सिक्का। अब अकबरकालीन वित्तीय प्रबंधन भी देख लेते हैं। राज्य की आय के 2 प्रधान साधन थे, भूमि का लगान तथा व्यापार पर कर। प्रत्येक गांव का लगान निश्चित कर दिया गया था। किसानों से उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में वसूल किया जाता था। किसी भी भूमि में एक निश्चित उपज न होने के कारण अकबर लगान का प्रबंध समय समय पर कराने के पक्ष में था। उसने भूमि की नाप कराकर लगान का लेखा बनाने का कार्य राजा टोडरमल को सौंपा। लगान की इस व्यवस्था से किसानों को सुविधा हुई। उनको अब मालूम रहता था कि उपज का कितना भाग उनको लगान में देना है। कृषि एवं भू राजस्व प्रबंधन। कृषि मुगल बादशाहों की समृद्धि का आधार थी। कृषि उपज की वृद्धि के लिए विशेष ध्यान दिया गया। इस समय एक ही खेत से विभिन्न फसलों का उत्पादन किया जाता था। कृषि क्षेत्र का विस्तार किया गया। भू प्रबंधन में हमें प्राचीन भारत से लेकर मध्यकाल तक एक रूपता दिखाई देती है। भू कर निर्धारण के लिए पूरे राज्य की पैमाइश की गई। भूमि की पैमाइश गजे इलाही द्वारा की जाती थी। यह पूर्ववर्ती गजे सिकंदरी का परिवर्तित रूप था। खेत के माप के लिए बीघा का प्रयोग होता था। एक बीघा 60 गज लंबा व 60 गज चौड़ा होता था। सामाजिक सामंजस्य के प्रयास। अकबर जानता था कि हिंदुओं के सहयोग के बिना वह ना तो साम्राज्य का विस्तार कर सकता था और ना ही साम्राज्य पर अपना अधिकार बनाए रह सकता था। इसके लिए उसने अनेक हिंदुओं को मनसबदार बनाया। इनमें अधिकांश राजपूत राजा थे, जिनसे अकबर ने वैवाहिक संबंध बनाए तथा व्यक्तिगत संबंध स्थापित किए। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता का परिचय फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना के निर्माण से पता चलता है, जिसमें वह सभी धर्मों के गुरुओं से उनके धर्म की अच्छी बातों को सुनता और उन पर चर्चा करता। उसने इस्लाम, हिंदू, फारसी, जैन, ईसाई आदि धर्मों की अच्छी बातों को लेकर एक नए धार्मिक मार्ग दीने इलाही की रूपरेखा बनाई। इसका उद्देश्य एकता स्थापित करना था। अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई, जिससे इतने बड़े राज्य का काम शांतिपूर्ण ढंग से चल सके तथा सब लोगों का समर्थन मिलता रहे। इस नीति को अकबर के बाद आने वाले मुगल बादशाहों ने भी अपनाया। इस नीति पर हम भक्ति एवं सूफी आंदोलनों का स्पष्ट प्रभाव देख सकते हैं। इस नीति का पालन करते हुए राजमहल में अकबर ने हिंदू, फारसी आदि धर्मों की कुछ रीतियां माननी शुरू कर दी। गीता, महाभारत, अथर्ववेद, बाइबल, कुरान, पंचतंत्र, सिंहासन बत्तीसी व विज्ञान की भी कई पुस्तकों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया गया, ताकि फारसी बोलने वाले मुसलमान उन्हें पढ़कर समझ सकें। अकबर ने हिंदुओं पर से तीर्थ कर तथा जजिया कर हटा दिया। उसने एक ऐसे साम्राज्य की आधारशिला रखी जो बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों के समान अधिकारों पर आधारित था। इस प्रकार अकबर के शासन काल में राज्य अनिवार्य रूप से धर्मनिरपेक्ष, सामाजिक विषयों में उदार और चेतना तथा सांस्कृतिक एकता को प्रोत्साहन देने वाला बन गया। साहित्य पर नजर डालते हैं। अकबर सदैव विद्वानों से विचार विमर्श करता था।
इस समय की राजभाषा फारसी थी। इस समय अबुल फजल, फैजी, बदायूनी उच्च कोटि के लेखक तथा साहित्यकार थे। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की। महाभारत तथा रामायण का फारसी में अनुवाद किया गया। अब्दुल रहीम खान खाना के हिंदी में लिखे दोहे आज भी लोकप्रिय हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना भी इसी समय की। इस समय हमारे देश में कागज पर लिखने का कार्य आरंभ हो गया था। यद्यपि इसकी शुरुआत चीन में हुई। प्रमुख संगीतकार तानसेन अकबर के प्रमुख दरबारियों में से एक थे। अकबर के नवरत्नों पर नजर डालते हैं। अकबर विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके दरबार में अनेक प्रसिद्ध विद्वान थे। मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल, तानसेन, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, फैजी एवं राजा बीरबल उसके दरबार के नवरत्न थे। अकबर कालीन कला। अकबर ने आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी नामक नगर का निर्माण कराया और इसे कुछ वर्षों के लिए अपनी राजधानी बनाया। इस नगर में उसने भव्य इमारतों का निर्माण भी करवाया। आइए इन इमारतों पर एक नजर डाल लेते हैं। जोधाबाई का महल। जोधाबाई का महल आगरा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल फतेहपुर सीकरी के मरियम महल के दक्षिण पश्चिमी तरफ स्थित है। मुगल बादशाह अकबर ने अपनी दूसरी रानी जोधाबाई के लिए इस महल का निर्माण करवाया था। यह 2 मंजिला इमारत है। इसका मुख्य दरवाजा दक्षिण की तरफ है। इमारत पर हिंदू स्थापत्य का प्रभाव है, चाहे वह कारीगरी में हो या दीवारों पर चित्रकारी में। इस शानदार इमारत की उत्तरी तथा दक्षिणी ओर नीले रंग के टाइलों का प्रयोग किया गया था, जो कि मुल्तान से लाए गए थे। फतेहपुर सीकरी में बने सभी भवनों के आकार में यह महल सबसे बड़ा है। महल 320 फुट लंबा और 215 फुट ऊंचा है। अब नजर डालते हैं पंचमहल, जो कि अकबर द्वारा निर्मित एक महल है और ये भी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इस 4 मंजिले महल की वास्तुकला किसी बौद्ध मंदिर से प्रेरित प्रतीत होती है। इसमें कुल 176 खंबे हैं, जिनमें से 84 भूतल पर यानी पहली मंजिल पर और 56 प्रथम तल पर और 20 तथा 12 खंबे क्रमशः द्वितीय और तृतीय तल पर स्थित हैं। अंतिम तल पर 4 खंबे हैं, जिनके ऊपर एक छतरी स्थित है। महल के सामने अनूप तालाब नामक एक ताल भी स्थित है। दीवाने आम। यह आगरा किले में स्थित मुगल बादशाह का प्रमुख सभागार था। इसी में मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस स्थापित था। इस सभागार का प्रयोग आम जनता से बात करने और उनकी फरियाद सुनने के लिए होता था। इस ढांचे का निर्माण मूल रूप से लकड़ी से किया गया था, लेकिन बाद में शाहजहां ने उसे वर्तमान रूप प्रदान किया। इस पर शाहजहां शैली के प्रभाव को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो संगमरमर पर की गई फूलों की नक्काशी से पता चलती है। इस कमरे में राजा आम जनता की फरियाद सुनते थे और अधिकारियों से मिलते थे। दीवाने आम में एक रास्ता नगीना मस्जिद और महिला बाजार की ओर जाता है, जहां केवल महिलाएं ही मुगल औरतों को सामान बेच सकती थीं। जे स्टूडेंट्स, आगरा किले में ही स्थित दीवाने खास का निर्माण दीवाने आम की तरह ही मुगल बादशाह शाहजहां ने 1935 में करवाया था। दीवाने आम के विपरीत इसका प्रयोग विशिष्ट लोगों के लिए किया जाता था। दीवाने खास का निर्माण विदेशी उच्च पदाधिकारी, राजदूत और राजाओं की खातिरदारी के लिए किया गया था। साथ ही यहाँ पूर्ण गोपनीयता के साथ साम्राज्य के बारे में भी चर्चा की जाती थी। यही वजह है कि मुगल काल में दीवाने खास सत्ता का वास्तविक केंद्र हुआ करता था। हॉल में बने चबूतरे में 2 भव्य सिंहासन हुआ करते थे। एक पर बादशाह बैठते थे, जो कि सफेद संगमरमर से बना था। वहीं दूसरा सिंहासन मेहमान के लिए था, जिसे काले पत्थर से बनवाया गया था। इस भव्य हॉल को कीमती पत्थर, सोना और चांदी के आभूषणों से सजाया गया था, जिससे यह यहाँ आने वालों का ध्यान बरबस ही अपनी ओर खींचता था। बुलंद दरवाजा भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित एक दर्शनीय स्मारक है। इसका निर्माण अकबर ने 1602 में करवाया था। बुलंद शब्द का अर्थ महान या ऊंचा है। अपने नाम को सार्थक कर देने वाला यह स्मारक विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है।
हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण होने के कारण इसे भव्यता के द्वार के नाम से भी जाना जाता है। अपने अध्ययन कार्य को हम पूर्ण विराम देते हैं शेख जलीम चिश्ती की दरगाह के साथ। यह समाधि भारत के आगरा जिले में नगर से 35 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी शहर में जनाना रौजा के निकट दक्षिण में बुलंद दरवाजे की ओर मुख किए हुए जामी मस्जिद के भीतर स्थित है। शेख सलीम चिश्ती एक सूफी संत थे। उन्होंने अकबर और उसके बेटे को आशीर्वाद दिया था कि भविष्य में सलीम जहांगीर के नाम से पहचाना जाएगा। जून 1573 में अकबर ने गुजरात विजय के साथ इस क्षेत्र को भी जीत लिया था, तो इसका नाम फतेहपुर सीकरी रखा गया था। और अकबर ने इस समाधि का निर्माण संत के सम्मान में वर्ष 1580 और 1581 के बीच करवाया। आज यह समाधि वास्तुकला और धर्मनिरपेक्षता का अनुपम उदाहरण है, जहां इसके दर्शनार्थ विभिन्न समुदायों के लोग आते हैं। और इसी के साथ मैं विराम देती हूँ आज के अध्ययन कार्य को। अगले वीडियो में मिलेंगे इसी अध्याय के अभ्यास कार्य को लेकर। खूब पढ़िए, खूब पढ़िए। थैंक यू।